हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है रोलर एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, जो 1919 में हुआ था, उससे पहले रोलर एक्ट आया था। यह एक्ट 10 मार्च 1919 को लागू किया गया था, जिसे भारतीयों ने ब्लैक एक्ट या काला कानून कहा। तो उसमें क्या था? नो वकील, नो अपील और नो दलील। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। जो रोलर एक्ट था ना, वो डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट था 1915 का। उसी का एक एक्सटेंशन था, मतलब उसी को एक्सटेंड किया गया था, थोड़ा उसको बढ़ा दिया गया और यह मार्च 1919 में पास किया गया, 10 मार्च को। इसको बोलते हैं एनार्की और रिवॉल्यूशन क्राइम एक्ट। मींस जो इंडिया में रिवॉल्यूशनरी या क्रांतिकारी जो एक्टिविटी हो रही है, उसके अगेंस्ट में ये कानून लाया गया था। इसको रोलर एक्ट बोला जाता है क्योंकि इसमें जिन्होंने पास किया था वो भी एक ब्रिटिश जज थे, सर सिडनी रोलेट। उनके नाम पे ही आया था ये। इसमें क्या है, जो कॉन्स्पिरेसी होती है, जैसे कोई षड्यंत्र रच रहे थे, जो भारतीय रच रहे थे षड्यंत्र अंग्रेजों के खिलाफ, उनको इन्वेस्टिगेट मतलब उसको जांच करना था। और उसमें क्या है, इसमें कोई भी ट्रायल नहीं चलेगा, डायरेक्ट 2 साल की सजा कर देते थे। और उनको चाहे उनके पास कोई न्यूज़पेपर ही कोई क्यों ना हो, उसको भी एज ए एविडेंस या मतलब सबूत के तौर के यूज किया जाता था। और इसमें जो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी ना, उसके जो मेंबर थे मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालविया और मजहूर अल हक, इन्होंने इससे रिजाइन कर दिया था इस कानून के आने की वजह से। इस जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे ये तीनों। उसके बाद इसमें वही है कि इसमें कोई जोरी नो विदाउट कोई ट्रायल नहीं होगा और उसको किसी को भी बिना वारंट के ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। और जिसमें एक लॉ ऑफ हेबियस कॉर्पस, इसका मतलब ये होता है कि जैसे टू हैव बॉडी मींस, अगर किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। लेकिन इसमें वो भी कानून से हटा दिया गया था, मतलब उसको डायरेक्टली, उसको विदाउट ट्रायल या कुछ किए उसको डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाता था। इसलिए इसको कहा गया था इसमें ना कोई वकील कर सकता, ना कोई अपील कर सकता, ना कोई दलील कर सकता था इसमें। और भारतीयों ने इसको काला कानून कहा। गांधी जी ने क्या किया, इसके अगेंस्ट में सत्याग्रह लॉन्च किया था। तो सत्याग्रह जो लॉन्च किया था, ये लॉन्च होना था मतलब कि अप्रैल 6 1919 में। तो इसको क्या है, जब लॉन्च हुआ तो जो बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद में बहुत ज्यादा वायलेंस हुई और पंजाब में भी बहुत ज्यादा वायलेंस हुई। और अमृतसर जो था इसका मेन मतलब कि एक तरह का सेंटर बन गया। और इसमें क्या है, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर माइकल ओ डायर। उसने क्या है, एक तरीके से जहाज से भी, एयरक्राफ्ट से भी सर्विलेंस करवाया अपने जो अमृतसर एरिया का, अपनी सिचुएशन को डालने के लिए कि कितना कहाँ वायलेंस हो रहा है। तो उस टाइम क्या हुआ था, जब ये क्या हुआ, 9 अप्रैल को जो उसके टू नेशनलिस्ट लीडर थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था। क्योंकि इनको सरकार को लगा था कि ये कुछ रिवोल्यूशन या क्रांतिकारी एक्टिविटी कर रहे हैं, इसके इसलिए इनको अरेस्ट कर लिया था बिना किसी वारंट के। और किसी को नहीं पता था इनको कहाँ मतलब कि भेजा गया है, कहाँ इनको कौन सी जेल में रखा गया। तो उस दिन क्या था, जो ब्रिगेडियर जनरल डायल थे वहां के, उन्होंने क्या किया, जो 13 अप्रैल को वैसाखी का दिन होता है, जो पंजाब में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है बैसाखी को। तो उस टाइम उसने एक कानून पास कर दिया कि कोई भी मतलब कि ग्रुप में इकट्ठा नहीं हुआ 3 लोग से ज्यादा। लेकिन जो आसपास के गांव थे, जो 13 अप्रैल को बैसाखी मनाने के लिए अमृतसर में आए थे, उनको नहीं पता था कि वहाँ कौन सा कानून लागू कर रखा है। वो तो अपना बैसाखी मनाने के लिए वहां आ गए थे, जो गांव से लोग आते हैं। तो उस टाइम आसपास के गांव से लगभग 20,000 लोग अपने जो था जलियांवाला बाग था उसमें इकट्ठे हुए। तो उसमें लोग अपना त्योहार मना रहे थे अच्छे से। और उसमें क्या है, एक वहां के जो लोकल लीडर थे, उन्होंने वहां पे पब्लिक इकट्ठी कर दी अपना जो जो ये जो 2 लीडर थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के अगेंस्ट में जो अरेस्ट हुए थे, उसके लिए अपने लोकल लीडर्स ने
एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए वहां पे पब्लिक इकट्ठी हुई। तो वहां मिक्सअप टाइप हो गया, गांव के लोग भी हो गए, वो शहर के जो अमृतसर वाले लोग थे वो भी इकट्ठे हो गए। तो सरकार को लगा कि ये कुछ मतलब कि बड़ा होने वाला है वहां पे, और ये सरकार के अगेंस्ट में सब कुछ करने वाले हैं। लेकिन वो बिना हथियार के थे, किसी के पास लाठी वगैरह कुछ भी नहीं थी। लेकिन उसी टाइम जब इकट्ठे हुए तो वहां पे जनरल डायर पहुंच गए, और वहां पे एग्जिट पॉइंट एक ही था। और वहां पे एग्जिट पॉइंट पे सब जगह उन्होंने ये जो एक टुकड़ी थी सेना की वहां पे खड़ी कर दी। उसने सेना की टुकड़ी में भी गोरखा लोग जो पहले से उन्होंने प्लानिंग के तरीके से बुलाए गए थे। पहले उसने जहाज से मुआयना कि कितने लोग हैं, फिर एक टुकड़ी को बुलाया वहां पे सेना की, और गेट पे खड़ा कर दिया। और निहत्थे लोगों पर बिना कोई वार्निंग दिए, बिना कोई इंस्ट्रक्शन दिए, उनके ऊपर ओपन फायर ओपन कर दिया, मतलब कि गोली चलानी स्टार्ट कर दी। और उन्होंने लगभग 1650 बुलेट फायर किए। और आज सोच सकते हैं कि जब 20,000 लोग वहां हैं और वहां 1650 अगर बुलेट फायर किए जाए तो कितना जान माल का नुकसान हुआ होगा। तो ब्रिटिश सरकार फिर भी कहती है कि उसमें 379 लोग मरे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि कांग्रेस वाले कहते हैं वहां 1000 लोग मरे। तो इसका एग्जैक्ट डाटा ना कभी सरकार ने दिया ना तक रिलीज हुआ। तो इसलिए पंजाब में मार्शल लॉ लगा हुआ था उस टाइम पे। तो ऐसा इंसिडेंट्स के कारण दुखी होके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने जो नाइटहुड की उपाधि थी ना, उसको अंग्रेजों ने जो उन्हें प्रदान की थी उसको छोड़ दिया, नाइटहुड की उपाधि को। और गांधी जी ने जो केसरी हिंद की जो उपाधि थी उसको भी छोड़ दिया, उसको गिव अप कर दिया। क्यों केसरी हिंद की उपाधि गांधी जी को जो बोर वार हुआ था, बोर युद्ध जिसको बोलते हैं, जो उसमें मिली थी उनको केसरी हिंद की। और उसमें गांधी जी ने एक वायलेंस का माहौल देखा। और गांधी अहिंसा के पुजारी थे, वो वायलेंस देख नहीं सकते थे, हिंसा को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने जो मूवमेंट चलाई थी, सत्याग्रह जो चलाया था, उसको 18 अप्रैल 1919 को उसको एक तरीके से विड्रॉ कर लिया उस मूवमेंट को। और भगत सिंह जब ये 11 साल के थे जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस टाइम पे। और उसी टाइम क्या हुआ था, एक तरीके से जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऐसे योग आंदोलन का एक तरीके की शुरुआत हुई। और अंग्रेजों का जो यहाँ से जाने का भी लगभग ये एक मोड़ देख सकते हैं। इसी के बाद अंग्रेजों के खिलाफ ज्यादा भारतीय भड़के, और वो एक तरीके से इस देश में जाने के लिए उनको आखिरी मतलब क्या बोलते उनके कोफिन में लास्ट कील थी, समझ लो। तो इसके अगेंस्ट में जो एक उधम सिंह नाम के सरदार जी थे, उन्होंने क्या है अपना नाम बदल के राम मोहम्मद सिंह आजाद के, जो माइकल और डायल था उनको, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, तो उसको जिन्होंने ब्रिट उन्होंने जिस प्रोटेस्ट में किया हुआ था, तो उन्होंने 1940 में वहां पे जो इंग्लैंड में उनको जो डायर था उनको गोली मार दी थी। और जो उनकी अस्थियां थी वो भारत में उधम सिंह जी की 1974 में भारत में लेके आए गए थे वापस। तो इसके अगेंस्ट में एक कमेटी बनाई गई अंग्रेजों ने, उस जिसको बोलते हैं हंटर कमेटी। हंटर कमेटी किसने बनाई थी, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया ये होते थे जो इंग्लैंड में रहते थे, और जो वायसराय या गवर्नर जनरल होते थे वो इंडिया में रहते थे। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जो इंडिया के, एडविन मोंटेगू थे। उन्होंने इन्वेस्टिगेट जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके लिए एक कमेटी बनाई गई। तो वो बनाई थी 14 अक्टूबर 1919 को, जिसमें इंक्वायरी की तो पता लगा कि जो डायर थे उन्हीं की गलती थी। लेकिन उन्होंने अपनी सफाई में बोला कि जो मैंने किया वो मेरी ड्यूटी थी। वो उन्होंने कहा कि अगर मैं उनको ऐसे ही जाने देता, अगर उनको भेज देता, डरा के भेज देता बिना फायर किए, तो लोग मुझ पे हंसते और मेरा बाद में मजाक उड़ाया जाता। लेकिन उसने अपने एडामेंट और अड़ियल बिहेवियर के कारण वहां पे गोलियां चलवाई थी उनके ऊपर। तो इस एक्शन के लिए उनको मार्च 1920 में जो कमेटी ने डिसीजन दिया कि ये जो उन्होंने किया था ये एक तरीके से बहुत गलत था। लेकिन जो जब डायर अपने देश में पहुंचा, तब उस जो एक तरीके से उसका स्वागत टाइप किया गया। तो उसको ना तो उससे पद से हटाया गया, और उसको बाद में उसके लिए धनराशि भी मिली थी उस चीज के लिए, लगभग 26,000 पाउंड की। तो
जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने एक कमेटी का, खुद की कमेटी का गठन किया, जिसको बोलते हैं तहकीकात कमेटी, जिसमें एमएम मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू जी थे। और जलियांवाला बाग और हत्याकांड था, वो समझ लो एक तरीके से भारत और ब्रिटेन की हमेशा के लिए दूरी बना दी थी। उसी से समझ लो एक तरीके से नींव रख दी थी भारतीय आजादी की। तो इससे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम खिलाफत आंदोलन 1919 का और असहयोग आंदोलन। और मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।